So the question is, and a very important question, whether it is legal or acceptable for countries to go to war against each other. क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कंट्रीज का एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर वेज करना क्या ये एक्सेप्टेबल है, लीगल है, लेजिटिमेट है? ये सवाल आज के मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में और अधिक रेलेवेंट बन जाता है जब हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में कई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं। क्लाउसेविट्स ने कहा था दैट वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स थ्रू अदर मीन्स, जिसका मतलब ये होता है कि स्टेट्स वॉर को यूज करती हैं एक टूल की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। सच अ यूज ऑफ वॉर इज एक्सेप्टेबल अमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इवन टुडे। लेकिन सवाल यह है कि कब एक कंट्री के द्वारा या एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज के द्वारा वॉर को, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को लेजिटिमेटली, लीगली इस तरह से यूज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ लॉज होने चाहिए। द रूल्स, द लॉज विच विल डिसाइड वेदर द यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लीगल और नॉट, लेजिटिमेट और नॉट। क्या हमारे पास इस तरह के रूल्स हैं? क्या हमारे पास इस तरह के लॉज हैं? द रूल्स एंड लॉज गवर्निंग द यूज ऑफ वॉर एंड फोर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? द आंसर इज यस। और ये जो रूल्स हैं, ये जो लॉज हैं, ये कहाँ मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के आर्टिकल 2 क्लाउज 4 में ये क्लियरली कहा गया है दैट देयर शुड बी नो वॉर। नॉर्मली कंट्रीज शुड नॉट यूज वॉर, शुड नॉट यूज फोर्स अगेंस्ट ईच अदर टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स। ये दुनिया का आम मत है। इट इज लाइक अ ग्लोबल कंसेंसस कि कंट्रीज को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध ना हो, कंट्रीज हमेशा पीसफुली अपने म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें। एंड इट इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल लॉ। ये एक इंटरनेशनल लॉ भी है जो कि आर्टिकल 2 क्लाउज 4, यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 क्लाउज 4 में लिखा है दैट वॉर मस्ट बी अवॉइडेड बाय ऑल इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन ये लॉ, ये रूल, आर्टिकल 2 क्लाउज 4 यूएन चार्टर में मेंशन ये लॉ, ये रूल, ये एब्सोल्यूट नहीं है। द रूल दैट देयर शुड बी नो वॉर, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट हैज एक्सेप्शंस। इस रूल के भी कई एक्सेप्शंस हैं और ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस खुद यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में ही मौजूद हैं। These exceptions to Article 2 Clause 4, these exceptions are present in Chapter 7 of UN Charter, particularly in Article 51, Article 39 and Article 42। UN Charter के Article 51 ने दुनिया की सभी कंट्रीज को सेल्फ डिफेंस का अधिकार दिया है। According to Article 51 of UN Charter, all the countries of the world will have right to self-defense, which basically means that self-defense की अगर बात हो, किसी कंट्री के ऊपर अगर अटैक हो रहा हो, तो इस सिचुएशन में उस कंट्री के द्वारा वॉर, युद्ध, मिलिट्री एक्शन का सहारा लिया जा सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। दिस इज क्लियरली रिटन इन आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर। यहां पर मैं आर्टिकल 51 से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट करना चाहूंगा। आर्टिकल 51 क्लियरली कहता है कि इफ यू आर बीइंग अटैक्ड, अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है, इफ यू आर बीइंग अटैक्ड, देन यू हैव द राइट टू रिटेलिएट, यू हैव द राइट टू डिफेंड योरसेल्फ। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां कंट्रीज ने अटैक्ड होने से पहले अपने एनिमी के ऊपर अटैक कर दिया है। बिफोर गेटिंग अटैक्ड, कंट्रीज हैव अटैक्ड देयर एनिमी। फॉर एग्जाम्पल 2003 यूएस इन्वेशन ऑफ इराक। इससे पहले कि इराक यूएस पर अटैक करता, यूएस ने वेट करना उचित नहीं समझा और इराक पर अटैक कर दिया। 2025 जून 13 स्टार्ट ऑफ ईरान इजराइल वॉर। इससे पहले कि ईरान इजराइल पर अटैक करता, इजराइल ने वेट करना उचित नहीं समझा और ईरान पर अटैक कर दिया। इन सभी कंट्रीज ने, यूएस, इजराइल जैसी इन सभी कंट्रीज ने अपने मिलिट्री एक्शन को सेल्फ डिफेंस के आर्ग्यूमेंट से जस्टिफाई किया। आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस के आर्ग्यूमेंट से जस्टिफाई किया। इस तरह के अटैक्स को, अटैकिंग योर एनिमी बिफोर योरसेल्फ गेटिंग अटैक्ड, इस तरह के अटैक्स को प्रीएम्प्टिव अटैक्स कहते हैं या प्रिवेंटिव अटैक्स कहते हैं। सवाल है कि क्या आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस, क्या आर्टिकल 51 प्रिवेंटिव अटैक्स या प्रीएम्प्टिव अटैक्स की परमिशन देता है? कैन वी कंसिडर दीज प्रीएम्प्टिव अटैक्स एज एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर? Are these preemptive attacks, are these preventive attacks legal, legitimate under Article 51 of UN Charter? इस सवाल का कोई क्लियर कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आंसर नहीं है। लेकिन प्रिवेंटिव अटैक्स के लीगैलिटी को जज करने के लिए हमारे पास 3 टेस्ट्स हैं। अगर कोई प्रिवेंटिव अटैक इन तीनों टेस्ट्स को पास करता है
तो हम कह सकते हैं कि वो प्रिवेंटिव अटैक, वो प्रीएम्प्टिव अटैक लेजिटिमेट है, लीगल है। These three tests are called the tests of necessity, immediacy and proportionality. यहां पर आपको बेसिकली 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है। In order to decide the legitimacy, the legality of a preventive attack, we need to answer these 3 questions. First, necessity. क्या प्रिवेंटिव अटैक ही एकमात्र रास्ता है कंट्री के सामने? क्या प्रिवेंटिव अटैक करना, क्या ये एकमात्र रास्ता है जिससे वो कंट्री अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकता है? इज द प्रिवेंटिव अटैक कंप्लीटली नेसेसरी? विदाउट दैट प्रिवेंटिव अटैक द सर्वाइवल ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू बी अंडर जियोपार्डी। सेकंड टेस्ट, इमीडिएसी। क्या कंट्री के सामने मौजूद थ्रेट, जिस थ्रेट के अगेंस्ट वो कंट्री प्रिवेंटिव अटैक करना चाहता है, क्या कंट्री के सामने मौजूद ये थ्रेट बहुत इमीडिएट है? द थ्रेट इज इमीडिएट। क्या अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, तो फिर उस कंट्री के लिए बहुत लेट हो जाएगा। द कंट्री वोंट बी एबल टू सर्वाइव। इज द थ्रेट इमीडिएट? क्या थ्रेट इमीडिएट है? तीसरा टेस्ट, प्रोपोर्शनैलिटी। क्या एक कंट्री के द्वारा लिया गया जो मिलिट्री एक्शन है, जो प्रिवेंटिव मिलिट्री एक्शन है, क्या ये मिलिट्री एक्शन उस कंट्री के सामने मौजूद थ्रेट के प्रोपोर्शनल है? क्या वो थ्रेट डिमांड करता है दैट यस अ प्रिवेंटिव एक्शन मस्ट बी टेकन, अ प्रिवेंटिव अटैक मस्ट बी डन? क्या प्रिवेंटिव अटैक थ्रेट से प्रोपोर्शनल है? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो किसी भी प्रिवेंटिव वॉर को, आर्टिकल 51 के तहत किसी भी प्रिवेंटिव वॉर को, किसी भी प्रीएम्प्टिव अटैक को लीगल बनाने के लिए हमें इन तीनों क्वेश्चंस को यस में आंसर करना होगा। द आंसर मस्ट बी एबल टू satisfy the international community. We can answer all these 3 questions in yes. We can answer all these 3 questions in yes. The question of necessity, the question of immediacy, the question of proportionality. हम इन तीनों questions को yes में आंसर कर सकते हैं, but our answer should be satisfactory enough for the international community in order to judge whether the preventive attack was legal, legitimate or not. Apart from Article 51, Article 39 and Article 42 of a UN Charter can also be used to legalize war in international politics. UN Charter के Article 39 and Article 42 के द्वारा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को ये पावर दिया गया है। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किसी कंट्री के अगेंस्ट या किसी ग्रुप ऑफ कंट्री के अगेंस्ट वॉर को ऑथराइज किया जा सकता है। अ वॉर कैन बी ऑथराइज्ड बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल थ्रू आर्टिकल 39 एंड आर्टिकल 42 ऑफ यूएन चार्टर। और अगर वॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ऑथराइज किया जा रहा है, then that use of force, that use of military action, it is going to be absolutely legal, absolutely legitimate. So these are the major provisions, rules and laws governing legality of war and use of force in international politics. Use these arguments in your answer. Use these arguments in your answer to enrich your answer and to make your answers stand out. अगर आप इस तरह के और भी argumentative, conceptually clear videos चाहते हैं political science की various topics के ऊपर, then we have a course in political science. This course is designed particularly for exams like UPSC Political Science Optional, UGC NET JRF Political Science Paper 2 and for every other exams in political science. अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप पॉलिटिकल साइंस को मास्टर करना चाहते हैं, then this course is going to be extremely helpful to you. इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के इन 10 यूनिट्स को, कंप्लीट सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन 10 यूनिट्स को डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव वे में कवर कर रहे हैं। There are more than 600 videos in this course, more than 5,000 pages of PDF notes, exhaustive PDF notes you get in this course. So if you want to avail the benefits of all these lectures, the PDF notes, all of them prepared by me, अगर आप इन सभी के benefits को avail करना चाहते हैं, then you can consider enrolling yourself in the course. और इस कोर्स में enrollment के लिए या इस कोर्स से related और अधिक जानकारी के लिए आप WhatsApp के माध्यम से हमें इस नंबर पर contact कर सकते हैं। Thank you so much for listening.